हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के न्यू सेशन में स्टार्ट करते हैं एनटीए-नेट सोशियोलॉजी 2020 का पेपर, जो कि नवंबर में आया था सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक पार्ट फर्स्ट के थे। आज अपन 51 से शुरू कर रहे हैं, जो कि सोशियोलॉजी का पार्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से लेते हैं अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, कॉन्सेप्ट ऑफ द रनवे वर्ल्ड इज यूज बाय। जो भगोड़ा समाज है उसकी अवधारणा आधुनिक समाज में किसने दी, ठीक है। तो इसकी अवधारणा दी एंथोनी गिडिंग्स ने। ये क्या कहते हैं कि आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट कैसा आता है एक पर्सन पे, ठीक है। ये आपका भगोड़ा समाज है। दूसरा ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं, पियर बोर्दू ने क्या किया था, सोशल कैपिटलिस्ट दी थी उन्होंने। उसकी जो अवधारणा थी वो थी सोशल कैपिटल एंड हैबिट्स, ठीक है। आप ध्यान रखना। आपका थर्ड जो है ऑप्शन वो है हैबरमास ने क्या दिया था, पब्लिक स्फेयर के वो दी थी। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है मैनुअल कैसल्स, इन्होंने दिया था नेटवर्क सोसाइटी। आप जानते ही होंगे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये आपका नेटवर्क सोसाइटी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो भगोड़ा समाज की अवधारणा है वो दी थी एंथोनी गिडिंग्स ने। इसका राइट ऑप्शन आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए मॉडल इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडस्ट्री। जो आपके औद्योगिक समाज है उसमें आपकी वुमेन की स्थिति क्या रही, ठीक है। वुमेन की स्थिति क्या रही, तो ये कह रहे हैं हैज ए कंसिडरेटली गॉन डाउन, ये डाउन हुई है। ये कह रहे हैं हैज ग्रेजुअली राइजन, ये अप हुई है। दूसरा कह रहा है हैज रिमेनिंग अनचेंज, मतलब चेंज ही नहीं हुई है, जैसी थी वैसी है एज इट इज। एंड हैज नॉट बी डिफाइंड, ये कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअल में कंडीशन क्या थी, कि अप हुई है या डाउन हुई है या वैसी की वैसी हुई है। तो समझो औद्योगिक समाज के अंदर क्या हुआ है कि जो वुमेन हुई है वो एम्पायर हुई है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सशक्त किया है। जो व्यक्ति सशक्त करता है तो वो ऊपर की ओर ग्रोन करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा कि वो ग्रेजुअली ऊपर की ओर उठी है। और जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो आया है आपका आदिम समाज में महिलाओं की स्थिति थोड़ी डाउन ही थी, वो डे बाई डे डाउन हो रही थी। तो 52 नंबर की जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो आएगा बी। अगेन नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द व्यू द इंस्टेंट टैबू, ठीक है, अनेबल रिलेशनशिप विथ वाइडर सोसाइटी। ये किसका विचार है कि जो अगम्य निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब टैबू की बात आती है, एक कोडवर्ड है आपका, एक कीवर्ड है, जब टैबू की बात आती है तो आप लेवी स्ट्रॉस लगा सकते हो, क्योंकि आदिवासी समूह के अंदर जितने भी टैबू या जितने भी निषेध बताए गए हैं वो लेवी स्ट्रॉस ने बताए गए हैं, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर सोशल इवोलॉजिस्ट थे, ठीक है। आपका कैथलीन गफ, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और वेस्टर्न मार्क ने थ्योरी दी थी आपकी मैरिज की, ठीक है। एक विवाह का जो कॉन्सेप्ट था वो है इसका वेस्टर्न मार्क का था। गॉट इट। तो फर्स्ट 53 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू गॉफमैन व्हेन ए पासर बाय ग्लांस एट वन अनदर क्विकली एंड देन लुक अवे अगेन, इट्स कोल्ड, ठीक है। कह रहे हैं गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखने वाली चीज ये है कि गॉफमैन ने थ्योरी दी थी ड्रामेटोलॉजी, ठीक है। ड्रामेटोलॉजी का इनका सिद्धांत था। अब इसका पहला जो ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है डिसएंगेजमेंट, यानी कि उनसे किसी तरीके से इंगेज ही नहीं होंगे, संपर्क ही नहीं रखेंगे। जब संपर्क नहीं रखेंगे तो आपको देखेंगे क्यों, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है इंट्रैक्शन, ठीक है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है अंतःक्रिया देखना, यानी कि हमने किसी व्यक्ति को देखा और उसने हमको देखा, ये होता है आपका इंट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड आपका आ रहा है सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, यानी कि किसी प्रकार से प्रतीकों का यूज किया गया, जैसे हेलो किया गया हाथ हिला करके, या स्माइलिंग फेस रखा, या नमस्कार किया, किसी प्रकार का सिंबल का यूज किया।
और एक होता है सिविल इंटेंशन, यानी कि पहले तो उसे देख लिया और उसके बाद उसको नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद आपको याद आता है कि नहीं शायद कहीं देखा होगा, तब उसे आप दोबारा देखते हैं। तो गॉफमैन जो ये कहते हैं उनके अनुसार राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4, नागरिक उपेक्षा करना, सिविल इंटेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर लेते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द रिगार्डेड एज द लीडिंग स्कॉलर ऑफ द सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी प्रतीकात्मक जो आपका नव विज्ञान है वो किसने दिया। ठीक है, सबसे पहले सिंबॉलिक जो प्रतीकात्मक विज्ञान है ये आपने किसने दिया, तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्लिफोर्ड गीट्स। सबसे पहले क्लिफोर्ड गीट्स ने इस शब्द का यूज किया था। उसके बाद मीड आए, मीड और ब्लूमर दोनों ने इस वर्ड को आगे बढ़ाया है। और दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है अल्फ्रेड शुक, ये फिनोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और आपका फोर्थ ऑप्शन है कार्ल मानहीम, इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड नॉलेज दिया था। सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। देखो ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक किसकी है या सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ये दिया है आपके कार्ल मानहीम ने। और जो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या जिसने सांकेतिक नव विज्ञान दिया वो सबसे पहले गीट्स ने दिया था, उसके बाद मीड और हर्बर्ट ब्लूमर का नाम आता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले क्लिफोर्ड गीट्स का है। तो राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का। ठीक है, मीड delineates 3 stages in the which when the concept of the self arise and develops, the state of imitative acts and play stage and the थर्ड नंबर की स्टेज पूछ रहा है कि तीसरी स्टेज कौन है। मीड ने 3 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया था जिसमें स्वयं की अवधारणा पैदा होती है। ठीक है, मीड का जो कॉन्सेप्ट था वो था आई और मी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें क्या है, जिसमें विकास होता है। पहली अवस्था क्या थी, प्रारंभिक अवस्था जिसमें खेलता है व्यक्ति, और जो दूसरी अवस्था थी वो थी आपकी कौशल अवस्था। ठीक है, दूसरी आपकी जो थी वो थी कौशल अवस्था और जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो थी खेल अवस्था। जब शिशु पैदा होता है, एक बच्चा, उसकी शिशु अवस्था होती है जिसमें वो अपने कार्य खुद नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था का भी वर्णन किया गया है जो कि इसका राइट ऑप्शन नहीं है। आपके जो मीड का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा गेम स्टेज। ठीक है, मीड का जो विकास होता है मीड के अकॉर्डिंग किसी बच्चे का, तो वो खेल के माध्यम से होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गेम स्टेज। 57 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइमरी फिलोसॉफिकल अजम्पशन इन द नल हाइपोथेसिस इन द सोशल साइंस रिसर्चेस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस। तो पहले नल हाइपोथेसिस समझ लेते हैं कि आपके वेरिएबल्स फर्स्ट एंड वेरिएबल सेकंड के अंदर किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस किस अवस्था में होगी, आपका पहला ऑप्शन है तकनीकी में नल हाइपोथेसिस नहीं होती क्योंकि टेक्निकल कहीं ना कहीं किसी से लिंक होती है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन हो रहा है स्पेसिफिकेशन, किसी प्रकार की विशिष्टता होना, विशेष विवरण होना। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है पॉसिबिलिटी, मिथ्याकरण। ठीक है, यानी कि गलत होने की संभावना। और फोर्थ आपका ऑप्शन होता है डिस्टिंक्टनेस, यानी कि विशिष्टता कह दो, विभिन्नता कह दो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस किस संदर्भ में प्रयुक्त की जा सकती है। इस क्वेश्चन का जो अर्थ आएगा वो ये आएगा। तो देखो, तकनीकी संदर्भ में तो नल हाइपोथेसिस हो ही नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं कि किसी प्रकार की अगर टेक्निक यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ जाके लिंक होएगी। दूसरा आपका ऑप्शन आएगा, जो दूसरा और फोर्थ ऑप्शन आपका है वो एक विशेष दिशा की ओर निर्देश कर रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है या यहाँ पे ये चीज़ विशिष्टीकरण दिशा दिखाती है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपका जो कह रहा है पॉसिबिलिटी यानी मिथ्याकरण। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि दोनों जो वेरिएबल्स उनमें किसी प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए। जब वेरिएबल फर्स्ट है इसका मतलब दूसरा वेरिएबल गलत होने की संभावना है क्योंकि ये वेरिएबल जानता थोड़ी ना। या सेकंड ऑप्शन है वो ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा या रॉन्ग होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके मिथ्याकरण पॉसिबिलिटी होने की पूरी संभावना है। तो जो राइट क्वेश्चन आएगा, राइट आंसर है वो आएगा थर्ड, गलत होने की संभावना में नल हाइपोथेसिस क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
58 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइम इन द मॉडर्न सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ द टाइमलेस वाज एम्फसाइज्ड बाय विच स्कॉलर। किस व्यक्ति ने ये कहा कि आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समय के रूपांतरण पर जोर दिया। ठीक है, तो समय के रूपांतरण पे जो जोर दिया है उसका राइट आंसर आएगा मैनुअल कैसल्स ने। ये क्यों कह रहे हैं कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ समय के हिसाब से ही होती है, गया हुआ समय वापस नहीं आता। और इनका जो कॉन्सेप्ट था ये वाला थ्योरेटिकल, वो था इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था वो समय की अवधारणा के ऊपर ही बेस्ड था। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा थर्ड। अब दूसरा ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मार्शन मैक्लूहन। मार्शन मैक्लूहन ने ग्लोबल विलेज की अवधारणा दी थी। ठीक है, ग्लोबल विलेज क्या कहता था कि पूरा संसार एक छोटे से गांव के अंदर सेट हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है ग्लोबल विलेज। ठीक है, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो है डेविड हार्वे। डेविड हार्वे ने क्या कहा था, अनइवन ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, ये इनकी थी अनइवन ज्योग्राफिकल थ्योरी। और जो एंथोनी गिडिंग्स थे, एंथोनी गिडिंग्स की जो थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरेशन, ठीक है, संरचनाकरण का जो सिद्धांत था वो एंथोनी गिडिंग्स ने दिया था। तो जो राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा मैनुअल कैसल्स। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आर.के. मार्टन मैनिफेस्ट फंक्शंस आर। ठीक है, तो आर.के. मार्टन ने 2 टाइप्स के जो फंक्शंस बताए थे उसमें अंदर था पहला आपका मैनिफेस्ट, प्रकट प्रकार्य। फर्स्ट आपका जो है वो है मैनिफेस्ट, प्रकट प्रकार्य। और दूसरा आपका जो था बोला था लेटेंट, ठीक है, अप्रकट प्रकार्य। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग के अनुसार प्रकट प्रकार्य कौन से होते हैं। ठीक है, प्रकट प्रकार्य जो होते हैं जो कि इंटेंडेंट होते हैं और रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो समाज द्वारा दिखते हैं और मान्यता प्राप्त होते हैं, वो आपके प्रकट प्रकार्य होते हैं। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी, जो दिखाई भी देते हैं समाज के अनुकूलन में, उनकी व्यवस्था में जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, वो आपके प्रकट प्रकार्य होते हैं। ठीक है, अब पहला आपका जो ऑप्शन कह रहा है वो आ रहा है पार्टिशियली इंटेंडेंट एंड रिकॉग्नाइज, यानी आंशिक रूप से तो दिखते हैं और आंशिक रूप से रिकॉग्नाइज होते हैं। इस प्रकार के कोई प्रकार्य नहीं हुआ करते हैं अकॉर्डिंग टू आर.के. मार्टन। दूसरा आपका ऑप्शन है थर्ड नंबर का, वो कह रहा है नॉट इंटेंडेंट एंड नॉट रिकॉग्नाइज, कि ना तो दिखाई देंगे ना तो सपोर्ट करेंगे समाज की व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए। ठीक है, और ना किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रकार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो आपके होते हैं लेटेंट। ठीक है, अप्रकट, जो दिखते नहीं है। ठीक है, और फोर्थ आपका ऑप्शन आता है वो आता है पार्टिशियली इंटेंडेंट एंड पार्टिशियली रिकॉग्नाइज्ड, यानी कुछ तो दिखाई दे रहे हैं और कुछ मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये अब होते हैं आपके अकार्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा आर.के. मार्टन के अनुसार मैनिफेस्ट जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं और स्वीकृत होते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मेलिनोव्स्की फंक्शनलिज्म आर ऑफन टर्म एज। मेलिनोव्स्की ने जो फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद की अवधारणा यूज करी वो क्या थी, व्हाट इज द टर्म। ठीक है, तो जो मेलिनोव्स्की ने अवधारणा यूज करी वो थी आपकी इंडिविजुअलिस्ट फंक्शनलिज्म। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आएगा क्वेश्चन ऑप्शन अपना 1। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो है कलेक्टिव फंक्शनलिज्म। ये आपकी जो अवधारणा थी वो इमाइल दुर्खीम ने दी थी। इमाइल दुर्खीम की थी ये वाली अवधारणा। थर्ड आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, यह है फंडामेंटल फंक्शनलिज्म। ठीक है, फंडामेंटल फंक्शनलिज्म दी थी टॉलकट
पार्सन्स ने। आपको याद होगा व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं बताई थी फंडामेंटल, वो पार्सन्स ने बताई थी, पूर्व आवश्यकताएं 11 प्रकार की, वो इसी के अंतर्गत बताई गई थी। और फोर्थ आपका जो है साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, ये आ रहा है विलियम जेम्स में। देखो इन टर्म्स को एज इट इज़ आपको याद करना है क्योंकि ये एज इट इज़ पूछ दी जाती है। विलियम जेम्स ने बताई थी साइकोलॉजिकल कि भाई आपका मूड कैसा है, आपको मूड स्विंग हो रही है, हंस रहे हो, रो रहे हो, किस प्रकार से एफिशिएंट हो रहे हो, ये सारी आपकी साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म में आएगी। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसका राइट आंसर आएगा इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म, व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद की अवधारणा मेलिनोव्स्की ने दी थी। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।